सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ में कितना बदलाव? हालाँकि यदि लोगों के नज़रिए की बात की जाए मेरे प्रति तो उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। एमपीपीएससी की फॉरेस्ट सर्विस की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या खास है जो इसे अन्य सर्विस से अलग बनाती इन 18 महीनों के बीच में हमारे 145 डेज़ के ऑल इंडिया टूर्स होते हैं। है? गन्स वगैरह चलाना सिखाते हैं? हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का कि हमें गन्स की हमारी ट्रेनिंग होती है और जो आर्म्स की ट्रेनिंग होती है वो साउथ इंडिया में दी जाती है। ऑल इंडिया टूर्स होते हैं जो कि ज़ोन वाइज़ होते हैं। आपकी ज्वाइनिंग कब होगी और ज्वाइनिंग के बाद इनिशियली आपका वर्क क्या है? प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों? अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा उनके लिए मेंस के एग्जाम तक की क्या स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रही? इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपसे ना बने हों और आपने सॉरी बोला हो? जी बिल्कुल, मेरे ऐसे क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हुए थे जहाँ पे कि मुझे सॉरी बोलना पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप डेप भर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ के भरना चाहिए, जैसे आपकी हॉबीज़ हो गई हैं। तो एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू के दौरान क्या बिहेवियर होना चाहिए? क्या उसे 100% जेन्युइन होना चाहिए या पॉलिश की जा सकती है? तो बिल्कुल आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। सुमित इनसाइट्स के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही एमपीपीएससी एसएफएस 2020 में आरएफ पद पर चयनित होने की बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सुमित जी। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ में कितना बदलाव है? सुमित, यदि बदलाव की बात करें तो सिलेक्शन के पहले और बाद में यदि मेरी पर्सनल लाइफ में बदलाव की बात की जाए तो वो केवल दिनचर्या का फ़र्क आया है कि पहले दिनचर्या अलग होती थी, अब दिनचर्या अलग है। हालाँकि यदि लोगों के नज़रिए की बात की जाए मेरे प्रति तो उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जैसे पहले लोग बिहेव करते थे या जैसे उनका व्यवहार रहता था, उसमें पहले और अब उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अंतर देखने को मिला। जी। इससे पहले कि मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, आप अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड पर हैं, जी। जो किसी भी सर्विस का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना जाता है, तो मैं चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि एस्पिरेंट्स में भी ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल। तो एमपीपीएससी की फॉरेस्ट सर्विस की जो ट्रेनिंग है, उसमें क्या ख़ास है जो इसे अन्य सर्विस से अलग बनाती है? देखिए, यदि मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो हम यदि सिविल सर्विसेज़ की बात करें, यूपीपीएससी से जो सिविल सर्विसेज़ होती हैं और फॉरेस्ट सर्विसेज़ की बात करें तो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो टोटल 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि मध्य प्रदेश से बाहर होती है। टोटल इंडिया में 9 या 10 सेंटर्स हैं जहाँ पे कि फॉरेस्ट रेंजर्स की ट्रेनिंग होती है। जैसे मेरी ट्रेनिंग अभी उत्तराखंड हल्द्वानी में चल रही है। इन 18 महीनों के बीच में हमारे 145 डेज़ के ऑल इंडिया टूर्स होते हैं, जहाँ पे हमें फ्लोरा फौना के बारे में बताया जाता है, विभिन्न नर्सरी टेक्निक वगैरह और जो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद यहाँ आके जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है, वो भी होती है। तो ये जो ट्रेनिंग है, जैसे ऑल इंडिया टूर्स की बात जो मैंने की, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को छोड़ दो तो कहीं और एग्ज़ाम्स में एमपी के किसी और अन्य एग्ज़ाम में ऑल इंडिया टूर्स नहीं कराए जाते। ये केवल रेंजर्स और एसीएफ के लिए ही होता है। एनडीपीएससी की ट्रेनिंग जो फॉरेस्ट सर्विस की है, उसमें क्या-क्या सिखाते हैं? अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है और क्या-क्या सीखना बाकी है? हाँ, देखिए यदि हम फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो कोर एरिया होता है। वहाँ पे दूसरे लोगों का जाना अलाउड नहीं होता। तो जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमें इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, हमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, सर्वेइंग पढ़ाई जाती है, लॉ भी पढ़ाया जाता है, पॉलिसीज़ पढ़ाई जाती हैं। तो हर वो चीज़ जो कि एक रेंजर को आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए कि वो किसी और पे निर्भर ना रहे, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ बताई जाती हैं। जैसे अभी तक आपने पूछा कि मैंने क्या-क्या सीखा है, तो अभी हमारे जो है वो हमें नर्सरी मैनेजमेंट टेक्निक सिखा दी गई हैं, प्लांटेशन वगैरह सिखा दिया गया है, हमें लॉ पढ़ा दिया गया है, पॉलिसीज़ पढ़ा दी गई हैं, उसके अलावा हमें फॉरेस्ट इंजीनियरिंग पढ़ा दी गई है, सर्वे पढ़ा दिया गया है, जानवरों को कैसे ट्रैंक्विलाइज़ करते हैं वो पढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ा दी गई हैं और अभी हमारी चूँकि ट्रेनिंग केवल 8 महीने की हुई है, अभी 10 महीने की और बाकी है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पढ़ाया जाना बाकी है। गन्स वगैरह चलाना सिखाता? हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का कि हमें गन्स की हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारी अकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग होती है वो हमें जो आर्म्स की ट्रेनिंग होती है वो साउथ इंडिया में दी जाती है। हमें सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व ले जाया जाएगा साउथ इंडिया टूर के दौरान। तो वहाँ पे हमारी 7 दिन का जंगल सर्वाइवल का कैंप रहेगा, जहाँ पे कि जंगल सर्वाइवल सिखाया जाएगा कि यदि आप जंगल में फँस जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे जीवित रहना है, सर्वाइव करना है। प्लस आपको सारे जितने भी आर्म्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो ट्रेनिंग है अभी तक आपने जैसा कहा कि इसमें इंडिया टूर कराते हैं, तो अभी तक आप कहाँ-कहाँ पर जा चुके हैं और कहाँ जाना बाकी है? देखिए, मैं यदि ऑल इंडिया टूर्स की बात करूँ तो
हमारे जो ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है उसमें 145 डेज़ का होता है कि हमें 145 डेज़ के लिए ऑल इंडिया टूर्स पे ले जाना। तो इसको हमारी ट्रेनिंग एकेडमी ने 7 भागों में बाँट रखा है, जिसमें 5 ऑल इंडिया टूर्स होते हैं जो कि ज़ोन वाइज़ होते हैं। जैसे वेस्ट इंडिया होता है, सेंट्रल इंडिया होता है, साउथ इंडिया होता है, ईस्ट इंडिया होता है और वेस्ट इंडिया होता है। इसके अलावा 2 और टूर होते हैं जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी टूर होता है और एक हिल टूर होता है। तो अभी तक हमारे 2 टूर्स हो चुके हैं जिसमें सर्वप्रथम इंट्रोडक्टरी टूर हमें कराया गया था, जो कि उत्तराखंड में ही हमें मुनस्यारी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे 7 दिन के लिए ले जाया गया था। यहाँ से हमें वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करवाई गई थी, नर्सरी वगैरह के बारे में बताया गया था, उसके बाद पिथौरागढ़ ले जाए गए थे, लाइक गार्डन्स वगैरह दिखाए गए थे। उसके बाद हमारा एक नॉर्थ इंडिया टूर हो चुका है, जो कि 1 महीने का टूर था, जहाँ से हमें उत्तराखंड से ले जाके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर, उसके बाद हरियाणा, पंजाब ये सब विज़िट कराया गया था। तो अभी कहाँ-कहाँ और जाना बाकी है? जी, अब चूँकि हमारा पहला ये टर्म ब्रेक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा सेम होगा, उसमें हमारे 4 टूर्स और अभी बाकी हैं, जो कि सर्वप्रथम हमारे यहाँ से जाते ही जो है वो पहले वेस्ट इंडिया का टूर जाना है, उसके बाद सेंट्रल इंडिया टूर होना है। सेंट्रल इंडिया टूर के बाद हमारा साउथ इंडिया का टूर रहेगा और उसके बाद ईस्ट इंडिया टूर रहेगा और उसके बाद सबसे लास्ट में जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली होगी, तो हमें एक हिल टूर भी कराया जाएगा, जो कि उत्तराखंड में ही चारधाम यात्रा जिसे बोलते हैं, तो वहाँ ले जाया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि आपको पढ़ाया भी जाता है ट्रेनिंग में, जी। तो वो वहाँ की पढ़ाई अभी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान प्रेशर वाली होती है या फिर कि ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई है वो? नहीं, इतने प्रेशर वाली पढ़ाई वहाँ की नहीं होती है। जनरली वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो कि हमें अपने क वर्क के दौरान काम में आने वाली हैं। तो वैसे टोटल हमारे 20 सब्जेक्ट्स होते हैं। 10 सब्जेक्ट्स पहले सेमेस्टर में होते हैं और 10 सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में होते हैं और हर सेमेस्टर के एंड पे इनका एग्ज़ाम्स होते हैं। बट में इतना प्रेशराइज़ नहीं होता है, वहाँ पे पढ़ाने वाली फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और उसी के बेस पे एग्ज़ाम होते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। तो ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन-सा लगता जी, यदि मैं अपने पर्सनलाइज़ बात करूँ तो मुझे ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ऑल इंडिया टूर्स लगते हैं। क्योंकि जैसे कि मेरी हॉबी भी रही है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और 145 डेज़ मतलब कि करीब 5 महीने के टूर्स होते हैं, जहाँ पे कि हमें पूरा इंडिया घुमाया जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अलग-अलग जगह का फ्लोरा, फाना, वहाँ के जानवर, वहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें, ये सब देखने को मिलता है, तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है। है? आपकी जॉइनिंग कब होगी और जॉइनिंग के बाद इनिशियली आपका वर्क क्या रहेगा? हाँ, सुबह जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। तो अब जैसे कि हमारी ट्रेनिंग अभी मार्च में स्टार्ट हुई है, तो जो करीब सितंबर 2025 तक चलेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे आके जॉइनिंग देना है। जॉइनिंग के पश्चात हमें यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें कि हमें विभिन्न सेक्शंस में जो है वो अटैच किया जाएगा वहाँ का काम सीखने के लिए। जैसे राजस्व विभाग में अटैच किया जाएगा उस समय के लिए, राजस्व संबंधी कार्य को सीखने के लिए, कुछ समय के लिए कोर्ट्स में भेजा जाएगा कोर्ट संबंधी कामों को सीखने के लिए। फिर हमें कुछ समय के लिए जो है वो बीट गार्ड का चार्ज भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद फॉरेस्टर का चार्ज दिया जाएगा, डिप्टी रेंजर का चार्ज दिया जाएगा और उसके पश्चात जो है वो फुल फ्लेज्ड रेंज का चार्ज हमें मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में करीब 1 डेढ़ साल लगेगा जॉब ट्रेनिंग में। जॉइनिंग के बाद आपके अंडर क्या-क्या आने वाला है और आपको क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं? जब हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके पश्चात हमें जो है फुल फ्लेज्ड रेंजर का चार्ज मिलेगा। अब वन विभाग में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे टेरिटोरियल सेक्शन होता है या वाइल्ड लाइफ होता है, नर्सरी होता है, वर्किंग सर्कल होता है। तो अपने हिसाब से हमें जो है उनमें से एक सर्कल दे दिया जाएगा, या तो टेरिटोरियल मिल सकता है या वाइल्ड लाइफ मिल सकता है। यदि मैं बात करूँ टेरिटोरियल की, तो यदि कोई रेंजर टेरिटोरियल में जाता है, तो वहाँ पे उसके अंदर एक पूरी रेंज होती है। उस रेंज में जितना भी प्लांटेशन वर्क होना है, नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह वर्क होना है, तो वो सब रहता है। उसके अंदर जो होते हैं वीड गार्ड्स होते हैं, डिप्टी रेंजर्स होते हैं और पूरा ऑफ़िस होता है, ऑफ़िस को उसको सँभालना होता है। और यदि मैं सुविधाओं की बात करूँ तो एक रेंजर के तौर पे जितना मुझे अभी तक पता है कि एक रेंजर को एक गाड़ी मिलती है, जो कि पूरे रेंज में उसके भ्रमण के लिए यूज़ होती है। उसके रहने के लिए जो है वो बंगला मिलता है, तो जितनी भी सारी सुख-सुविधाएँ जो कि अन्य सर्विसेज़ में नहीं मिलती हैं एमपीपीएससी के, वो सारी जो है एक रेंजर को भी मिलती हैं। अब मैं आगे के सवालों पे मूव करता हूँ। मुझे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो मैंने गाँव पे करी है। हमारे गाँव पे मैंने 6th क्लास तक पढ़ाई की हुई है। फिर 7 से लेके 10 तक मैंने विदिशा की शिशु मंदिर से पढ़ाई की है। फिर 11 और 12th के लिए मैंने एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ाई की है। उसके पश्चात मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का क्रेज़ भी था उस समय। तो मैंने इंजीनियरिंग की। तो 2013 से लेके 2017 तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ, ये मेरा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो जैसा कि मुझे पता है पहले आपने टीसीएस में जॉब, फिर पटवारी और अब एमपीपीएससी एसएफएस 2020 में रैंक 4 के साथ
रेंजर नंबर। तो क्या ये इत्तेफ़ाक था कि जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम्स आते गए और आप उसकी तैयारी करते रहे और उसी क्रम में ये एग्ज़ाम आपका निकल गया? या फिर कहीं न कहीं आपने दिमाग में पहले से टारगेट कर रखा था कि मुझे ये चीज़ कर। देखिए, इसमें मेरी सच सच बताऊँ तो पहले से कोई ऐसा नहीं था कि मुझे फ़ॉरेस्ट विभाग में ही जाना है या फिर मुझे रेंजर ही बनना है। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि एक्सीडेंटली लैंडेड ऑन द राइट प्लेस, तो मैं ये मानता हूँ। कि मुझे पहले से ये चीज़ नहीं थी। सर्वप्रथम मेरा ये था कि मुझे गेट क्लियर करके जो है वो पीएसयू वगैरह में जाना था या फिर किसी आईआईटी से जो है एमटेक करना था। किंतु दुर्भाग्यवश वो हो नहीं सका और उसी समय मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया, तो फिर टीसीएस में चला गया और फिर चीज़ें आगे एग्ज़ाम्स आते गए तो टीसीएस में प्लेसमेंट होने के बाद भी आपने एमपी पटवारी एग्ज़ाम को दिया और उसे क्वालीफ़ाई करने के बाद टीसीएस को छोड़ दिया। पटवारी में ऐसा क्या दिखा? सुमित जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा सर्वप्रथम जो इंजीनियरिंग के बाद गोल था वो यह था कि गेट क्लियर करके मुझे किसी पीएसयू में जाना था या फिर किसी आईआईटी से एमटेक करना था। बट दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि मेरा गेट क्वालिफाई तो हुआ किंतु इतनी अच्छी रैंक नहीं आई कि मुझे कोई आईआईटी मिल सके या फिर पीएसयू में मेरा प्लेसमेंट हो सके। तो उसके बाद मैंने जो कॉलेज में कंपनियाँ आ रही थी प्लेसमेंट्स के लिए उनमें ट्राई किया। तो जो पहली कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी टीसीएस, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया। अब चूँकि ये प्लेसमेंट मेरा 7 सेमेस्टर में हो गया था, कंपनी जो आती है वो 7 सेमेस्टर में आती हैं। तो प्लेसमेंट के बाद मेरे पास पूरा 8 सेमेस्टर का टाइम बचा हुआ था और जो टीसीएस की जॉइनिंग थी उसमें काफ़ी समय था। तो मैंने उस समय का उपयोग करने का ट्राई किया और मैंने सोचा कि क्यों ना पब्लिक सेक्टर के लिए ट्राई किया जाए। तो मैंने उस समय जो एग्ज़ाम्स लाइन अप थे, जैसे कि उस समय सबसे पहला एग्ज़ाम था सब इंस्पेक्टर का, मैंने उसके लिए तैयारी शुरू की। उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी मेरी और मुझे यकीन भी था कि वो क्लियर हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले मुझे डेंगू हो गया था और उसके बाद मेरी पढ़ाई टोटल बंद हो गई। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया और मेरा 2 या 3 नंबर से वो रुक गया था और उसी के तुरंत बाद पटवारी का एग्ज़ाम आया। तो पटवारी के लिए ऐसा कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी थी वो मेरे पटवारी में काम आई। और चूँकि पटवारी का एग्ज़ाम था वो मेरी टीसीएस की जॉइनिंग से जस्ट 10 दिन पहले था। तो मुझे लगा कि अब जब इतनी तैयारी हो ही गई है, तो एग्ज़ाम को दे के ही ट्रेनिंग पे जाना चाहिए। तो एग्ज़ाम हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके पश्चात मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चेन्नई निकल गया। तो जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो साथ में ये चीज़ चल ही रही थी कि मुझे टीसीएस में कभी लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं करना था, क्योंकि कॉर्पोरेट का वर्क कल्चर आप जानते ही हैं। मुझे हमेशा था कि पब्लिक सेक्टर में जाना है। तो वहाँ पे चूँकि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, 9 टू 6 जॉब थी, तो जैसे ही मेरा पटवारी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो वहाँ से मुझे लगा कि टीसीएस छोड़ के पटवारी जॉइन करना चाहिए, तो वहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे समय मिलेगा और हुआ भी वैसा ही कि टीसीएस की ट्रेनिंग के समय पे मुझे आगे की पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। फिर चूँकि मैंने पटवारी जॉइन किया तो वहाँ पे काफ़ी समय था, जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख पाया। तो पटवारी जॉइन करने का मेन रीज़न था कि आगे की पढ़ाई करना। ओके। आप लगभग 5 साल पटवारी के पद पर हैं। तो पटवारी के पद पर रहते हुए एमपीपीएससी की इस एग्ज़ाम की तैयारी को आपने कैसे आगे बढ़ाया? आपका टाइम टेबल क्या होता था? जी, जैसे कि मैं बताऊँ, जब मैंने पटवारी जॉइन किया तो सर्वप्रथम मेरा जो था वो पीएससी के लिए नहीं था, यूपीएससी के लिए मेरा गोल था। तो मैंने पढ़ाई सी की, 1 साल काफ़ी अच्छी मेरी स्टडीज़ रहीं और काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज हुआ, बट दुर्भाग्यवश यूपीएससी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि पहले चूँकि टाइम मुझे कम मिल रहा था, तो पीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए, तो मैं पीएससी के लिए गया। यदि टाइम टेबल की बात की जाए तो पटवारी में चूँकि दिन में काम रहता था, जैसे ही जाना या फिर हल्के पे जाना, तो जो मेरा मोस्टली टाइम टेबल रहता था वो रात के समय का रहता था फिर या अर्ली मॉर्निंग का रहता था। कि या तो मैं रात को आके 5-6 घंटे अच्छे से पढ़ लूँ या फिर रात को आके थक गया हूँ, तो रात को सोऊँ और फिर सुबह जल्दी उठ के 3 या 4 बजे उठूँ और सुबह से पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। तो यदि मैं बात करूँ तो कितने घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती थी? एवरेज देखिए, जिस तरीके की जॉब में मैं था पटवारी, चूँकि वह एक फील्ड जॉब थी, तो ऐसा डेली का नहीं बोल सकते थे कि आपको 6 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे पढ़ना है। उसके लिए ऐसा भी हो सकता था कि कभी आप बिल्कुल ही ना पढ़ें और कभी पूरा दिन आपको खाली मिल जाए तो आप पूरा दिन पढ़ें। बट फिर भी मैंने ये ट्राई किया कि मैं 6 से 7 घंटे एवरेज लेके जो है वो मेंटेन करूँ। यदि एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अगले दिन उस चीज़ को मैनेज करूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई मैनेज की। पढ़ाई के दौरान आप चीज़ों को याद कैसे रखते थे? मतलब उनको याद करने का तरीका या समझने का तरीका क्या होता था? लिख कर पढ़ते थे, याद करते थे? क्या स्ट्रेटजी? देखिए, अब चूँकि अभी तो लाइब्रेरी का ज़माना है, तो जो मेरी तरीका है पढ़ने का वो काफ़ी वैलिड नहीं रह गया है। जो मेरा जो तरीका था वो बोल-बोल के पढ़ने का तरीका हमेशा से रहा है। तो मैं यही बोलूँगा आगे एस्पिरेंट्स को लिए कि आप बस ऐसा पढ़िए कि आपको याद हो। आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। आप लिख-लिख के पढ़ सकते हैं, बोल-बोल के पढ़ सकते हैं।
बस चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही तरीका अपनाएँ या किसी का तरीका, आपका अपना तरीका हो सकता है। तो जॉब और लगातार पढ़ाई से कभी स्ट्रेस भी हो जाता है, थकावट भी हो जाती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे? देखिए, मेरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका था वो सिंपल था, जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको परस्यू करना। जैसे कि मेरी हॉबीज़ थी नॉवेल्स पढ़ना, तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी रेगुलर पढ़ाई से बोर हो गया हूँ, मैं कोई इंटरेस्टिंग सा नॉवेल उठा के वो पढ़ने लगता था। या फिर जैसे मेरी दूसरी हॉबी ट्रैवलिंग करना थी, मुझे जब भी बीच में ऐसा समय मिलता था, जब मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा या मुझे काम भी नहीं है उस समय, तो मैं उस समय कहीं न कहीं घूमने निकल जाता था। तो ऐसे मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हुआ। पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान और जब आप जॉब पर थे, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही थी? नहीं सुमित जी, गर्लफ्रेंड तो मेरी एज़ सच कोई नहीं रही है। तो जिनसे कोई ऐसा मित्र जिनसे आपने खूब बातें की हो मतलब? बिल्कुल, मैं मित्र तो काफ़ी आपके होते ही हैं और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपके मित्र ही वो होते हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रेस को बता पाते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपकी जॉब्स के दौरान या फिर पढ़ाई के दौरान ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आप डील नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने दोस्तों को बताना होता है। तो मेरे भी कई दोस्त रहे, कुछ पटवारी फ्रेंड्स ही थे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ में मिलके तैयारी कर रहे थे। तो आपस में बातचीत करके हम हमेशा एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को बताते थे और डील कर भावी अधिकारियों को आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही बोलना चाहूँगा कि कोई गलत बात नहीं है गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड होना, आप बिल्कुल आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। किंतु यही चीज़ है कि वो आपके सहायक बनें, आपकी पढ़ाई में वो बाधा उत्पन्न ना करें। वो आपको मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। जैसे यदि आप कहीं पे स्ट्रेस हो रहे हैं या डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो वो आपको मोटिवेट करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि जॉब आपको करते हुए 5 से 6 साल हो गए, पटवारी की जॉब। तो जी। इस दौरान घरवालों ने शादी के लिए दबाव नहीं बनाया? उसे आपने कैसे मैनेज की? देखिए, शादी की बात यदि की जाए तो जब मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ था, तब मैं 21 साल का था और उस समय से ही शादी के लिए घर से दबाव आना शुरू हो गया था और उसके बाद जब पटवारी बना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगी है, लोग तो देखते भी हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला है, तो बिल्कुल शादी के लिए दबाव बनाया जाता है, घर वालों की तरफ से दबाव बनाया जाता है, रिश्तेदारों की तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन मेरा एक फ़ोकस पॉइंट ये था कि मुझे सर्वप्रथम जो है वो एक अधिकारी लेवल की पोस्ट लेना है और उसके बाद ही शादी वगैरह के बारे में सोचा जाएगा। तो घर वालों को ये क्लियर कर दिया था। अब इसमें थोड़ा-सा इश्यू ये हुआ कि मैंने 2020 का पीएससी दिया, बट किन्हीं कारणों से जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट केसेज़ एंड ऑल पीएससी में इतने सारे थे, उसी कारण 2020 के पीएससी की हमारी ट्रेनिंग 2024 में शुरू हुई। तो 4-5 साल इसमें वेस्ट चला गया। तो मैं इसमें घर वालों को भी दोष नहीं दूँगा क्योंकि उनका कहना भी सही था कि एक एज हो चुकी है अब, लेकिन अब चीज़ें ऐसी रहीं कि जॉइनिंग में काफ़ी समय लग गया, तो अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब चूँकि हो गया है, तो आगे देखा जाएगा। तो अब तो आप अधिकारी बन गए हो तो, अब क्या प्लान है? देखिए प्लान तो है लेकिन अब चूँकि अभी हमारी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी होती है, ओनली 8 महीने की ही ट्रेनिंग हुई है। 10 महीने और ट्रेनिंग में बाकी हैं। तो ट्रेनिंग के पश्चात बिल्कुल इस बारे में सोचा जाएगा और सोचा क्या की ही जाएगी। ठीक है। तो तैयारी के दौरान पढ़ाई में कई बार गैप आ जाता है, 15-15, 20-20 दिन का, किताबें ही नहीं खुलती, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जी, बिल्कुल, आप यदि एक ऐसे व्यक्ति से बात करें कि जिसने जॉब में रहते हुए आगे पढ़ाई की है, तो ऐसे कई मौके आते हैं जब आपके जॉब में काफ़ी काम आ जाते हैं। मेरे ने तो 5 साल जॉब की है, तो कई समय ऐसे आए जैसे कोविड का समय आ गया था। कोविड का समय ऐसा समय था जहाँ पे 4 महीने तक किताब नहीं खोल पाए थे क्योंकि वहाँ पे वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। कंटिन्यूअसली 12-12, 18-18 घंटे तक हमें काम करना पड़ा था क्योंकि मैं जहाँ पोस्टेड था वो बॉर्डर एरिया था एमपी का, तो वहाँ पे दूसरे राज्यों से कोविड में लोग आना और उनकी मॉनिटरिंग करना, ट्रेसिंग करना। तो बिल्कुल 4-5 महीने का भी ऐसा समय रहा है जब मैं बिल्कुल किताब नहीं उठा पाया या फिर कभी-कभी ऐसा समय रहा है कि बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई और किसानों को मुआवज़ा देना, तो उस समय सप्ताह-सप्ताह भर भी बट ये चीज़ें काफ़ी रेयर रही हैं मतलब कि ये कोविड का समय हो गया। मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूँ, उतना ज़्यादा ठीक रहे। तो क्या आरएफओ आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है या फिर अभी और आगे तैयारी जारी है? देखिए मनुष्य की कभी भी सैटिस्फैक्शन मनुष्य को नहीं होता है। तो हमेशा आशाएँ बनी रहती हैं। जैसे पहले मेरा था कि मुझे पब्लिक सेक्टर में आना है। अब पब्लिक सेक्टर में आने के बाद लगा कि अधिकारी लेवल पे जाना है और वहाँ भी अब सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो बिल्कुल आगे सोच रखा है कि एसीएफ के लिए तैयारी की जाएगी। क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ, तो इतना ज़्यादा समय मुझे वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। बट सोचा है कि ट्रेनिंग के बाद जब भी यहाँ पे समय मिलेगा, मैं आगे के लिए ट्राई करूँगा। एमपीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम डेट आ गया है और नोटिफ़िकेशन ऑलमोस्ट आने वाला है। जी, जी। तो जो एग्ज़ाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी पर मैं बाद में आऊँगा। पहले जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं और जो अभी बिगिनर्स हैं,
उनके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आज से? देखिए, यदि आप एसएफएस की बात करें, फॉरेस्ट सर्विसेज की, और 2026 की बात करें, तो चूँकि अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से बताऊँगा कि आप सर्वप्रथम जो है वो इंटरव्यू तो आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जो आप बाद में अपने मेंस होने के पश्चात भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कोई अलग से इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है। आप मेंस को स्टार्ट कीजिए, अपने मेंस का सिलेबस देखिए और मेंस के सिलेबस के अनुसार जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए। आप मेंस को तब तक करते रहिए जब तक कि आपके प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और ऐसी चीज़ें जो कि प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए जिससे कि वो प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो जाएँ। और फिर जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, आप मेंस को बिल्कुल उसी दिन रोक दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए 2 से 3 महीने का समय काफ़ी इनफ होता है। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। आप दोनों सब्जेक्ट्स को उठाइए, जीएस को भी और सीसेट को भी, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, आप पढ़िए। तो पहले आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए और आपके नोटिफिकेशन होने के बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट। आपने एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से की थी? क्या कंप्लीट सेल्फ स्टडी की थी या किसी इंस्टीट्यूट का सहारा? देखिए, जब आप एमपीपीएससी के बारे में बात करते हैं, चूँकि ये बड़ा एग्ज़ाम है, 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों रहते हैं। तो यदि मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना चाहूँ, तो जैसे प्रीलिम्स था, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कोई कहीं से कोचिंग नहीं की, कंप्लीटली प्रीलिम्स जो है वो सेल्फ स्टडी की थी। जिसके लिए मैंने जो है वो कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स का सहारा लिया। टेलीग्राम्स पे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं, जो पुराने टेस्ट पेपर्स पड़े हुए होते हैं, वो लगाए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व भी किया। उसके अलावा जो नॉर्मल बुक्स होती हैं मध्य प्रदेश की, जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट्स बुक्स आती हैं, उनका यूज़ किया। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी अलग से टेस्ट सीरीज़ का उपयोग नहीं किया। बात मेंस की आती है, तो जब हम 2020 में एग्ज़ाम दिए थे, तो उस समय पे हमारा जो सिलेबस था वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कि फॉरेस्ट्री पहली बार आई थी। तो जिसके ना तो कहीं नोट्स उपलब्ध थे और ना ही कहीं कोई कोचिंग्स वगैरह इतनी ज़्यादा उपलब्ध थी। तो उसके लिए मैंने जो आईएफएस का होता है, हॉर्नबिल क्लासेस है एक ग्वालियर में, वो आईएफएस के नोट्स उपलब्ध कराती है फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट्स के। तो वहाँ से हमने उनका कोर्स खरीदा था। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सेल्फ स्टडी की थी। और टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे ही साथ ही एक रेंजर हैं, अब वो एसीएफ बन चुके हैं। तो वो साथ में प्रिपरेशन करते हुए ही हमारे ग्रुप के थे, उन्होंने ही एक टेस्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस की थी। स्टूडियो टेस्ट करके उनकी टेस्ट सीरीज़ का नाम है, सोम शर्मा वो हैं, जो अब एसीएफ हो गए हैं 2021 में। तो उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ बनाई गई थी, उसका उपयोग किया था हमने टेस्ट लगाने के लिए, और बाकी कंप्लीट सेल्फ स्टडी की थी। और चूँकि इंटरव्यू के लिए आप जानते हैं कि मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देना होता है, तो उसके लिए हमने इंदौर में कई कोचिंग्स थी जहाँ पे कि मॉक इंटरव्यूज़ दिए तो। इस एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूँ कि कंप्लीट तैयारी करने में आपको कितना टाइम लगा? देखिए, मैं यदि अपनी बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी जब इसका नोटिफ़िकेशन आया था 28 दिसंबर 2020 को। उससे पहले मेरा फॉरेस्ट का नहीं था, लेकिन चूँकि जब नोटिफ़िकेशन आया और वैकेंसीज़ भी ठीक-ठाक थी, तो फॉरेस्ट की तरफ एक रुझान बढ़ा, तो मैंने तैयारी शुरू की। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मेरे साथ ये हुई कि उस समय कोविड का समय आ गया, तो प्री में भी काफ़ी समय मिल गया, 3-4 महीने का प्री में समय मिल गया। उसके बाद मेंस में करीब 1 महीने का, चूँकि आपने देखा कि 2019 और 20 में कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह रहे हैं, कोविड रहा है, तो हमें मेंस के लिए काफ़ी समय मिला है, मतलब लगभग पूरा 1 साल हमें मेंस के लिए मिला था। तो प्री के लिए हमें 4-5 महीने मिली है और मेंस के लिए पूरा 1 साल मिला। तो हमें तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल गया था, तो जिससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। ये आपका कौन-सा प्रयास था? जी, मैं यदि एमपीपीएससी की बात करूँ तो ये मेरा पहला ही प्रयास था, सिविल या फॉरेस्ट दोनों के लिए ही। एमपीपीएससी, एसएफएस 2020 में प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर रहा? पेपर 1 और पेपर देखिए, 2020 की आप बात करें तो थोड़ा-सा 2020 के यदि आप पेपर को याद करना चाहेंगे, तो 2020 के सीसेट में 17 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए थे, जो कि डिलीट हुए थे। उसके अलावा जो जीएस का था, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए थे। तो दोनों के डिलीट होने के बाद जो हमारी मार्किंग हुई थी, वो अराउंड 360 में से हुई थी। तो 360 में से मेरे अराउंड 280 मार्क्स थे, दोनों पेपर में कंबाइंड मिला के। और इतने आपको आवश्यक होते हैं, जैसे यदि अभी की बात करें तो अब 400 में से यदि हम देखें दोनों पेपर मिला के, तो जो कट ऑफ जाता है वो 330 340 प्लस ही जाता है, तो इसका मतलब आपको स्कोर करना ही पड़ेंगे। एक परसेंटेज वाइज बात करूँ तो आपको करीब 80 टू 85 परसेंटेज मार्क्स स्कोर करना है इसमें, यदि आपको 340 प्लस स्कोर करना है तो, और तभी आपका जो है वो प्री क्वालिफाई हो पाएगा। प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों?
देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने जो प्रीलिम्स स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स से पहले मैंने थोड़ा मेंस का स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी यही थी कि जो मैं मेंस में पढ़ रहा हूँ, तो जो सब्जेक्ट मेंस और प्री दोनों में कॉमन हैं, उनको अच्छे से उन पे फ़ोकस किया जाए। और जैसे ही फिर नोटिफ़िकेशन आया, तो मैंने टोटली प्री पे फ़ोकस होके पढ़ाई की, जिसमें सर्वप्रथम प्री में जैसे हमें जानते हैं कि 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक हमारा जीएस होता है और दूसरा सीसैट होता है। तो मैंने स्टार्ट किया जीएस के साथ से। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जीएस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, 75 प्लस स्कोर करना है। और 2020 का आप एग्ज़ाम जानते हैं, काफ़ी टफ जीएस का पेपर आ गया था। तो इस हिसाब से मैंने यही सोचा रखा था कि 75 प्लस मेरे को जीएस में स्कोर करना है। तो स्ट्रैटेजी यही थी कि एमपी की एक कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाओ, उसको बहुत अच्छे से कर लो। हमारे समय पे जो थी वो तथ्यवाणी की एक बहुत अच्छी बुक आई थी, जो कि काफ़ी इलैबोरेटिव बुक थी, जो कि 500-600 पेज के करीब बुक थी। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था। और उसके पश्चात फिर जितने भी अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जीएस में आता है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री आ जाती है, तो ये सारी मैंने घटना चक्र इसकी बार-बार सॉल्व की थी। करीब 4 से 5 बार मैंने जो पाँचों घटना चक्र होती हैं, साइंस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी 4 से 5 बार मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव इनके लगाए हुए थे। और इसके पश्चात आईटी के लिए मैंने एक बुक रेफ़र की थी और उसको मैंने फिर पूरा पढ़ा था। चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो आईटी में मुझे इतना ज़्यादा कोई इश्यू आया नहीं। करंट अफ़ेयर्स के लिए मैंने शुरू से ही, जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैं डेली एक करंट अफ़ेयर्स की मॉर्निंग में वीडियो देखता था। तो इससे मेरा जीएस का पोर्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। मतलब मैं आपको बताऊँ, जीएस का पोर्शन मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मैंने 2020 के बाद से फिर प्रीलिम्स की तैयारी 21 या 22 में नहीं की। बट मेरा जीएस का स्कोर हमेशा जो है वो 75 से 80 के बीच में रहा, क्योंकि मेरा जीएस इतना अच्छा था। और जब हम बात करते हैं सीसेट की, तो चूँकि सीसेट के लिए कोई अलग से मार्केट में इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं है। तो सीसेट के लिए मेरी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद मैंने एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के सीसेट पेपर्स थे, उनको सॉल्व किया। उसके पश्चात जो सीजीपीएससी होता है, छत्तीसगढ़ पीएससी, जो हमारा सीसेट होता है, वो छत्तीसगढ़ पीएससी से काफ़ी सिमिलर होता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ पीएससी का लेवल होता है सीसेट का, उनका काफ़ी अच्छा होता है, तो उनको सॉल्व किए जितने प्रीवियस ईयर थे। उसके पश्चात चूँकि हमारे पास समय भी अधिक था, तो फिर मैंने यूपीएससी के सीसेट के पेपर भी लगाए। तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली और मेरा सीसेट का स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ये पूरी प्रीलिम्स की मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप साथ लेकर चलते थे या फिर पहले पेपर 1 को कंप्लीट किया फिर पेपर 2 पर आए? साथ में कुछ समय तक, तो जब तक मेरा जीएस का, चूँकि जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैंने जब तक मेरी जैसे मध्य प्रदेश का है, अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चंस उसके आते हैं। तो पहले मैंने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट किया। मध्य प्रदेश को पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा जीएस का पोर्शन, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आती हैं, इनको अच्छे से किया। जब एक बार मुझे लगा कि हाँ, इनमें मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए या फिर कुछ टेस्ट पेपर्स हुए, वो जब मुझसे बनने लगे, तो मैंने फिर सीसेट उठाया और फिर सीसेट की प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो एमपीपीएससी के जो सोर्स आपने प्रीलिम्स के लिए यूज़ किए, एक बार फिर से थोड़ा-सा डिटेल में बता दीजिए? देखिए, यदि मैं आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सोर्सेज़ की बात करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा-सा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में चेंज हुआ है सिलेबस में, तो उसके हिसाब से आप अपने सोर्सेज़ डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज़ रहे थे, उसमें सर्वप्रथम एमपी के लिए कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक उठाना, मैंने जो यूज़ की थी वो तथ्यवाणी की बुक आती थी, काफ़ी इलैबोरेटिव बुक थी वो। अभी पता नहीं मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं। यदि आपको वो नहीं मिलती, तो आपको जो पब्लिकेशन पढ़ना अच्छा लगता है, बट आप जो भी पढ़ें उसको इतने अच्छे से पढ़ें कि आप एक ही बुक पढ़ें। आप, ऐसा नहीं है कि 10 बुक उठाएँ और एक-एक बार पढ़ें। एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ें, तो आपको बेहतर नॉलेज होगा, उसका बेहतर ज्ञान होगा। तो आप एक कोई-सी एमपी की बुक उठाएँ, किसी भी पब्लिकेशन की, उसको आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप अपने जीएस के लिए आप जो भी पढ़ते आ रहे हैं, आप किसी कोचिंग के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर जो रेफ़रेंस बुक्स होती हैं, जैसे क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये रेफ़रेंस बुक्स को पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग के आप नोट्स उठा लें, या फिर आपको टेलीग्राम पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, आप उनको उठाएँ और पढ़ें। लेकिन आप जो भी पढ़ें, आप अपना एक ही सोर्स रखें, आप मल्टीपल सोर्सेज़ के पीछे ना भागें। आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब की दुनिया है, टेलीग्राम की दुनिया है, आपके पास सोर्सेज़ की भरमार है। तो आप चाहते हैं कि ये सोर्स भी मैं उठा लूँ, वो सोर्स भी उठा लूँ, और उसमें होता ये है कि आप किसी भी एक सोर्स के पीछे बहुत अच्छे से नहीं जा पाते हैं। तो मेरा सबके लिए सुझाव यही रहेगा कि आप एक कोई-सा सोर्स उठाएँ जो भी आपको पसंद आता है। कोई पब्लिकेशन की बुक हो सकती है वो, किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं। बस फिर उसी में आप लगे रहें। उसको इतने अच्छे से कर लें कि यदि वहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन ना जाए। ऐसे ही आप आईटी के लिए कर सकते हैं। आईटी के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के लिए जो ई-गवर्नेंस की साइट होती है, जैसे हम लोगों ने बहुत यूज़ किया था उसको।
कि जो ई गवर्नेंस की साइट्स होती है, उसपे जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काम कर रही है, मध्य प्रदेश में कुछ नई चीज़ हो रही है, तो वो वहाँ पे डाल देते हैं। या फिर जो हर डिस्ट्रिक्ट की ई गवर्नेंस की साइट्स होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट, और वो कंटेंट जो होता है वो श्योरिटी के साथ होता है कि वो गलत नहीं होता। कभी-कभी क्या होता है कि जो बुक्स आती हैं पब्लिकेशन की, वहाँ पे कई कंटेंट गलत होता जाता है, और वो एक बार कंटेंट गलत होता है तो वो सालों-सालों तक वो कंटेंट गलत चलता चला जाता है। तो आप वो चीज़ पढ़ें जो कि श्योर है और जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एमपी ई गवर्नेंस की साइट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एनआईसी की साइट्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा है, ये सोर्सेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सीसेट के लिए अलग से कोई सोर्सेज़ नहीं है, क्योंकि अब सीसेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के आने लगे हैं। तो ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि आप फॉरेस्ट के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि सीसेट का इक्वल वेटेज होता है, आपकी मेरिट दोनों को मिला के बनती है। तो आप हिंदी की अच्छे से तैयारी करें, हिंदी व्याकरण की कोई भी एक बुक उठा लें किसी भी पब्लिकेशन की, उसको उठा के उसको अच्छे से पढ़ें, जीएस के साथ में आप, जैसे मेरा अभी सुझाव रहता है, या मैं भी तैयारी कर रहा हूँ या आगे वाले एस्पिरेंट्स को मैं सुझाव देता हूँ कि आप जब जीएस पढ़ रहे हैं तो आप शुरू के अपने 15 से 20 मिनट अपनी हिंदी को दीजिए। जब भी आपने पढ़ाई शुरू की, आप हिंदी के पर्यायवाची हैं या फिर बुलंद शब्द हैं, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ें हैं, वो एक दिन में आपको याद नहीं होंगी, इनको आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो उनके लिए आप जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करें, एक बार उन चीज़ों को देख लें, तो जिससे वो आपके दिमाग में स्टक रह जाएँगी और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सीसेट के लिए आप हिंदी विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि बाकी सीसेट ईज़ी आता है, जो कि आपको मैथ्स रीजनिंग ईज़िली आपसे बन जाएगी। आपसे जो पैराग्राफ्स आते हैं वो ईज़िली बन जाएँगे। लेकिन जो हिंदी का पोर्शन है, उसमें आजकल एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, और वहीं से कट ऑफ का खेल होता है कि आप 2 क्वेश्चन यदि हिंदी के आपके गलत हुए तो आप कट ऑफ से नीचे जा सकते हैं, और वही आपने हिंदी सॉल्व कर ली तो आप नहीं क्लियर कर सकते हैं कट ऑफ। एमपीपीएससी 2025 की एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो जो एस्पिरेंट्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो अगले उसके 3 से साढ़े 3 महीने एग्ज़ाम के लिए हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? सुमित जी, जैसे मैं अभी आपको एसएफएस के बारे में बताऊँ, तो अब आपको जो है एस्पिरेंट्स के लिए केवल और केवल प्री पे फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आपने यदि पिछले 3-4 वर्षों में देखा हो, 2020 से बाद से ही, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज़ के लिए, वो 340, 346, 342, 336 अराउंड ये जा रहा है हर साल। मतलब आपको 80 टू 85% स्कोर करना है दोनों पेपर्स में। तो अब आपका मेंस का समय नहीं रह गया है। मेंस के लिए आपको समय मिलेगा जब आप प्री का एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद मेंस के लिए आपको 4-5 महीने का भरपूर समय मिलेगा। अभी आपके पास जो भी 3 से साढ़े 3 महीने हैं, वो आप अपने प्री पे लगाइए। आप जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जीएस में आपके 80 प्लस मार्क्स आएँ। आप कोशिश कीजिए कि सीसेट में 90 प्लस मार्क्स लाए जाएँ। 90 प्लस सीसेट में बिल्कुल लाए जा सकते हैं। मेरे खुद के या मेरे दोस्तों के कइयों के 92, 95 मार्क्स भी आते हैं सीसेट में। तो आप टोटली अपने आप को जो है वो प्री के लिए फ़ोकस कर दीजिए। प्री के लिए डेडिकेट कर दीजिए। प्री 3 साढ़े 3 महीने आप प्री के लिए दीजिए, और अपने प्री में 340 प्लस स्कोर कीजिए, जिससे कि आप मेंस कर सकें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि सोलो स्टडी सही रहती है या ग्रुप स्टडी? क्या ग्रुप स्टडी सच में हेल्पफुल होती है या फिर ये टाइम वेस्ट करने का ज़रिया? ये तो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिफ़र करता है। मेरे हिसाब से ग्रुप स्टडी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। बस इसकी एक ही शर्त होती है कि जो आपका ग्रुप हो, वो काफ़ी अच्छा हो, और वो बिल्कुल फ़ोकास्ड ग्रुप होना चाहिए। जब हम लोगों ने भी पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो प्री के बाद ही हम लोगों का एक पूरा ग्रुप बन गया था 20-25 लोगों का, जिन्होंने साथ में मेंस की तैयारी की थी। और हम ऐसी ग्रुप स्टडी थी जिसमें कि हम लोग आपस में मिले भी नहीं थे। टेलीग्राम पे ग्रुप बना था। डेली हम लोगों का टारगेट था कि 10 क्वेश्चन डेली उस ग्रुप पे हर बंदे को डालना है। जिससे कि डेली जो है वो 200 से 250 क्वेश्चन ग्रुप पे डलते थे। एक-दूसरे को टारगेट देते थे कि आज आपको इतना कवर करना है, आज मुझे इतना कवर करना है। तो ग्रुप स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है, बस शर्त यही है कि आपका ग्रुप फ़ोकस्ड हो, आपको अपने लक्ष्य की तरफ मोटिवेट करे, भटकाए नहीं। क्या एमपीपीएससी के सिविल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ ही एसएफएस की तैयारी की जा सकती है या फिर ये 2 नाव में सवारी करने जैसा है? देखिए, ये तो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिफ़र करता है। मेरे पास ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारी ट्रेनिंग अकेडमी में भी, जो सिविल्स की तैयारी कर रहे थे और साथ में उन्होंने एसएफएस की तैयारी की और बाकायदा एज़ अ रेंजर सेलेक्ट भी हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दोनों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्री सेम होता है। बस आपको सीसेट में थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान लगाना है, सीसेट में थोड़े से नंबर और ज़्यादा खींचना है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरिट बनती है वो दोनों की कंबाइंडली मेरिट बनती है, सीसेट और जीएस की। उसके बाद मेंस के लिए भी आपके पास पीएससी इतना समय देता है कि आपका सिविल मेंस होने के बाद आपके पास 3-4 महीने का लगभग हर बार समय मिलता ही है। तो आप यदि फॉरेस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने सिविल का कंप्लीट कीजिए। साथ में मत पढ़िए,
क्योंकि साथ में पढ़ने के लिए आपको सिविल्स में भी 5-6 पेपर हैं, आप वहाँ भी आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है। तो आप अपना पहले सिविल्स कंप्लीट कीजिए, सिविल्स के एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद यदि आपको 3-4 महीने का समय मिल रहा है, तो आप उसमें अपने फॉरेस्ट के सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। और यदि आप दोनों को साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्री में आप जो पार्ट ए वाला टॉपिक्स हैं, जिसमें मध्य प्रदेश आ गया, आईटी आ गया, करेंट्स आ गया और ट्राइबोलॉजी है, तो प्री में इतना अच्छा कर लीजिए कि फॉरेस्ट में आपको इनको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता ना पड़े। फॉरेस्ट का जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, फॉरेस्ट्री या फिर साइंस है, उसी को आपको पढ़ना पड़े। तो आप इस तरीके से दोनों की तैयारी भी साथ कर सकते हैं। क्या आरएफओ आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है या आगे की तैयारी भी जारी? देखिए, डेस्टिनेशन पॉइंट तो ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि आदमी कभी भी अपनी जॉब से सैटिस्फाई नहीं होता है, जिस प्लेस पे है हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। मैं भी पहले था कि मुझे एक पब्लिक सेक्टर की जॉब चाहिए, जब जॉब लगी तो आगे हुआ कि अधिकारी लेवल की एक जॉब पे जाना चाहिए। अब सोचा है कि बिल्कुल एसीएफ के लिए तैयारी की जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ, तो इतना समय मुझे नहीं मिल पा रहा है कि आगे के लिए तैयारी करूँ। फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहा हूँ आगे के लिए, और संभवतः बिल्कुल ट्रेनिंग के पश्चात मेरे द्वारा जो है वो आगे के लिए अच्छे से तैयारी शुरू की जाएगी। मैं एमपीपीएससी एसएफएस 2020 में मेंस में आपका क्या स्कोर रहा था? देखिए, मेंस में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। 432 में से 450 का पेपर होता है, बट 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो 432 में से 289 मार्क्स मेरे थे, जो कि एक नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आपने मेंस की तैयारी कब से शुरू की? क्या प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद या प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद तैयारी की थी या कहीं न कहीं प्रीलिम्स से पहले ही आप मेंस तैयार कर चुके थे? देखिए, प्रीलिम्स से पहले का यदि मैं बताऊँ, तो प्रीलिम्स से पहले मैंने जो तैयारी शुरू की थी, उसमें मेंस का बस इतना पोर्शन था कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में, जैसे कि जो हमारा यदि हम सिलेबस देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन होते हैं। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया और उनको किया। उसके बाद जो मैंने मेन तैयारी स्टार्ट की मेंस के लिए, वो प्रीलिम्स के तुरंत बाद से, कि प्रीलिम्स हुआ उसके 2 दिन बाद से मैंने मेंस पे बिल्कुल तैयारी फोकस होके स्टार्ट कर दी। एमपीपीएससी एसएफएस मेंस के कंप्लीट सोर्स क्या रहे आपने जो यूज़ किए? थोड़ा-सा उसका पैटर्न भी बता दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको एसएफएस के मेंस का पैटर्न बताना चाहूँगा, जो हमारा एसएफएस फॉरेस्ट का पैटर्न होता है। फॉरेस्ट सर्विस जो होती है, इसमें 2 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें टॉप रैंकर्स को एसीएफ मिलता है और उसके बाद वाले रैंकर्स को रेंजर की पोस्ट दी जाती है। ये एक रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि एमसीक्यूज़ आते हैं। इसमें टोटल 2 पोर्शंस होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल 150 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होता है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल 450 मार्क्स ये होते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका 1 नंबर कट होता है। तो ऐसे करके आपके 450 में से आपका कट ऑफ बनता है। जो पार्ट ए होता है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं, ये वही होते हैं जो कि प्रीलिम्स में भी कॉमन होते हैं। जैसे कि इसमें से 35 क्वेश्चन जो आते हैं, वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आते हैं। मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीलिम्स से थोड़ा-सा डिफ़र करता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े डीप क्वेश्चंस आते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा-सा डीप स्टडी करना पड़ती है। उसके बाद इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके आईटी के क्वेश्चन होते हैं। जो हमारी प्रीलिम्स की यूनिट 9 भी है आईटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। और 5 क्वेश्चन जो होते हैं, वो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। और जो हमारा पार्ट बी होता है इसका, मेंस का, वो टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें 10 यूनिट से डिवाइड होती हैं, हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 10 यूनिट्स में 4 यूनिट जो होती हैं, वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, जिनमें से लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद जो 4 यूनिट्स होती हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की होती हैं। एक यूनिट ट्राइबोलॉजी की होती है, जो कि अभी हमारे नए सिलेबस में प्री के यूनिट 10 के उसमें रूप में दे दी गई है। तो वही ट्राइबोलॉजी जो होती है, वो हमारे मेंस में भी होती है एक यूनिट। और एक जो लास्ट यूनिट बची, वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड यूनिट होती है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न होता है। इसमें एक चीज़ और देखने लायक होती है कि जो पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, इसमें इंडिविजुअली भी 40% स्कोर करना आवश्यक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पार्ट ए में स्कोर नहीं किया और पार्ट बी में 100 में से 90% से कर दिए, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपको दोनों में इंडिविजुअली 40% स्कोर करना होता है नेगेटिव मार्किंग के बाद, और टोटल ओवरऑल जो होता है, वो कट ऑफ से ज़्यादा आप मार्क्स लाने होते हैं। अब आपने सोर्सेज़ के बारे में पूछा, तो कंप्लीट सोर्सेज़ जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पार्ट ए के लिए जो आपने प्री में पढ़ा हुआ था, जो जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी या हिस्ट्री मध्य प्रदेश की हो गई,
या मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हो गया, तो जो आपने प्री में पढ़ा था, आप उसी को फॉलो कीजिए। बट इतनी डीप स्टडी कीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो आपके यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तो वो आपको एक नेगेटिव में मार्क्स देके जाएगा। तो आप डीप स्टडी कीजिए। आप मध्य प्रदेश की कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक उठाइए, परीक्षाधाम अच्छी बुक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर तत्वमरण की बुक मिलती है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सेम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी हर पेपर से पहले हर पब्लिकेशन जो होता है, वो अपनी करंट अफेयर्स की बुक निकालता है, तो आप एग्ज़ाम पीडीएफ रेफ़र कर सकते हैं, या आप तथ्यवान रेफ़र कर सकते हैं। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो आप सुबह देखना स्टार्ट कीजिए। कोई से भी आप यूट्यूब चैनल को उठाइए, आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स सॉलिड होता जाएगा, जो आपको मेंस में काम देगा। जैसे पार्ट बी के बारे में मैं आपको बताऊँ, तो पार्ट बी के सोर्सेज़ में सर्वप्रथम आता है आपका फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री की आपकी 4 यूनिट्स आती हैं, जो कि आपको 40 क्वेश्चन मतलब कि 160 मार्क्स दे दी जाती हैं। तो उसको आपको बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए यदि आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो एक आईएफएस की बुक आती है मणिकर्णन। जो मणिकर्णन की बुक होती है, वो पूरा कवर करती है आपके पूरे सिलेबस को, और लगभग जहाँ तक मेरा मानना है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। जितने मैंने पेपर देखे हैं 2020 से अभी 2024 तक के, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यदि ऑब्जेक्टिव के लिए बुक चाहिए, तो आपके पार्थिवान की बुक आती है। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स उसमें दिए हुए होते हैं, और उसमें क्या होता है, जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने फॉरेस्ट सर्विसेज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कंबाइन करके उसमें दिए होते हैं। तो आप वो एमसीक्यूज़ आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास यदि समय नहीं है ज़्यादा, तो आप हमारे जो हॉर्रिबल क्लासेस हैं ग्वालियर बेस्ड हैं, तो अनूप गुज्जर सर हैं, काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं, तो उनके आप नोट्स मँगा सकते हैं। और वो नोट्स में उन्होंने क्या है कि जब कंप्लीटली जो 4-5 बुक्स होती हैं, उनको कंपाइल करके उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और लगभग क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। तो आप फॉरेस्ट्री इनको सोर्सेज़ से कवर कर सकते हैं। अब मैं साइंस के सोर्सेज़ के बारे में बताऊँ, तो आपको जैसे साइंस जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी रेफ़र करना चाहिए। यदि आपके पास समय ज़्यादा है, 4-5 महीने का समय है, तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है, तो 10 से 12 तक की एनसीईआरटी में भी काम चल जाता है कि क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है न्यूमेरिकल्स की, कि जो एसएफएस के मेंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के, लगभग नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल जैसे फिजिक्स वाला हुआ, या फिर जो भी नीट या फिर आईआईटी बेस्ड चैनल्स होते हैं, तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के आ रहे हैं, वो उस हिसाब से आप अपने न्यूमेरिकल्स यूट्यूब वीडियो से देख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के लिए आप या तो एनसीईआरटी में 12th की जो बायोलॉजी आती है, उसमें जो न्यू एनवायरनमेंट के चैप्टर्स होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी कवर हो जाता है। या फिर दृष्टि आईएएस की कोई बुक आती है, आपको एक सिंगल सोर्स चाहिए, तो दृष्टि आईएएस की कोई बुक है, वहाँ से आपका एनवायरनमेंट पूरा कवर हो जाता है। ट्राइबोलॉजी के लिए, क्योंकि ट्राइबोलॉजी अब हमारे प्री में भी आ चुका है, तो उसके सोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं मार्केट्स में, अलग से बुक्स आने लगी हैं। तो आप ट्राइबोलॉजी की बुक्स अलग से ले सकते हैं, या फिर हॉर्नबिल क्लासेस नोट्स जारी करता है, आप उन नोट्स से ही पढ़ सकते हैं, तो ट्राइबोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। अब जो लास्ट यूनिट होती है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी इतना कठिन नहीं होता है कि उसके लिए कोई अलग से सोर्स रेफ़र किया जाए। उसके लिए आपको नॉर्मल बेसिक फ़ॉर्मूले जो होते हैं, वो याद करने होते हैं। जो बेसिक अलजेब्रा वगैरह होता है, उसके फ़ॉर्मूले आप याद कीजिए, और वो आपको बहुत ईज़िली बन जाते हैं। वो 3 के नंबर्स होते हैं, जिनको कि आपको नहीं छोड़ना है। तो ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी है, और पूरी बुक लिस्ट है, जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। हम एमपीपीएससी एसएफएस 2025 प्रीलिम्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, उनके लिए मेंस के एग्ज़ाम तक की क्या स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको ये देखना होगा कि प्री के बाद आपके पास कितना समय है मेंस के लिए। होता क्या है कि जैसे हमारा अभी पीएससी का कुछ सालों में रहा है, तो काफ़ी समय आपको मिल जाता है एसएफएस मेंस के लिए। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए। यदि आपके पास मेंस के लिए 5-6 महीने का समय है, तो आप बिल्कुल पूरा अपनी बुक लिस्ट बनाइए। आप एनसीईआरटी पूरी स्टार्टिंग 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की पढ़िए, और पूरा आप मणिकंदन की बुक उठाइए फॉरेस्ट्री के लिए, वहाँ से पढ़िए। तो आप ये चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं, यदि आपके पास समय अधिक है। और यदि आपके पास समय नहीं है, और 3-4 महीने का आपके पास समय है प्रीलिम्स के बाद, तो आप सिंपल 10 से 12 तक की एनसीईआरटी फ़ॉलो कीजिए, उनको पढ़िए। आप अपना पूरा एक शेड्यूल बनाइए। आपको ये देखिए कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा था कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ कवर नहीं करता हूँ।
मेरा सिंपल सा रहता है कि मैं एक सब्जेक्ट पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँगा और जब दूसरा सब्जेक्ट कर रहा हूँगा तो मैं अपने पहले सब्जेक्ट को भी कहीं न कहीं रिवाइज़ करता रहूँगा। रिवीज़न इज़ द की। तो आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आप अपने बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए, अपने स्केड्यूल को टाइटली फॉलो कीजिए, तो ऐसा आप इज़िली मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्या मेंस के रिजल्ट को लेकर आप आश्वस्त थे कि इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा या कहीं न कहीं थोड़ी-सी चिंता थी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ में चिंता नहीं थी, मैं एकदम आश्वस्त था क्योंकि मैंने पुराने ट्रेंड्स भी देखे हुए थे और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम्स के ट्रेंड्स को देखते हुए मेरा जो स्कोर था वो 65 परसेंटेज प्लस था, तो उस हिसाब से मैं बिल्कुल आश्वस्त था और मुझे कोई भी शंका नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं। मेंस एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आप इंटरव्यू की तैयारी में लग गए थे या आपने थोड़ा-सा रिजल्ट का वेट किया? अब मैं लगना तो बिल्कुल तुरंत बाद ही चाहता था कि जैसे ही मेंस हो और मैं इंटरव्यू में लग जाऊँ। बट उस समय परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि पहले मैं रतलाम ज़िले में पोस्टेड था एज़ अ पटवारी और मुझे मेरा उसी समय ट्रांसफ़र हुआ था विदिशा ज़िले में। तो सारा सेटलमेंट में वहाँ से आना और यहाँ पे पूरा सेटल होना उसमें 1 डेढ़ महीने का समय लग गया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे व्यवस्थित हुआ और मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इंटरव्यू की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान क्या आपने तनाव का अनुभव किया? देखिए जब आप तनाव के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल थोड़ा तनाव तो रहता ही है क्योंकि आपने 1 डेढ़ साल आप एक एग्ज़ाम की तैयारी की है और आप एक फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। इंटरव्यू है आपका, अच्छे मार्क्स आप लाएँगे तो अच्छी रैंक आपको मिल सकती है क्योंकि यही रैंक है जो कि आगे जाके आपके प्रमोशन में भी हेल्प करेगी। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तनाव था लेकिन इस तनाव को मैंने हैंडल किया। मुझे पता था कि मेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू में यदि मैं मिनिमम मार्क्स भी लेता हूँ तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो सिलेक्शन को लेके कोई भी चिंता नहीं थी। बात रैंक को लेके थी कि अच्छी रैंक आएगी तो आगे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो उस चीज़ को मैंने अपने आप को यकीन दिलाया और इस तनाव से मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं। जी। तो इंटरव्यू की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस किया? देखिए जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी तभी से शुरू हो जाती है जब आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसको डैप बोलते हैं, वो आप एमपीपीएससी भेजते हैं। क्योंकि आपको जब डैप भरना है, तो वहाँ पे जो एक-एक चीज़ है, वो मैटर करती है। यदि आप डैप में जो भी चीज़ लिख रहे हैं, वो आपके इंटरव्यू में इफ़ेक्ट करती है, पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इंटरव्यू की तैयारी आपके डैप के भरने के साथ ही हो जाती है। तो सर्वप्रथम मैंने अपने डैप को बहुत शांति से बैठ के भरा। जो लोग पुराने अनुभवी थे उनसे पूछा कि क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए रैप में, तो रैप को भरा। उसके पश्चात मैंने स्टार्टिंग से ही करंट अफ़ेयर्स के लिए जो है वो न्यूज़पेपर 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो न्यूज़पेपर का कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर के पास क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए, तो वही क्वेश्चन करेगा जो उसने न्यूज़पेपर में हेडलाइन्स देखी हुई हैं। तो आपसे किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर की हेडलाइन पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड से रिलेटेड चूँकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, टीसीएस में काम किया हुआ है, उसके बाद मैं पटवारी में काम कर रहा था। तो मेरा बैकग्राउंड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें थी, जो मुझे तैयार करनी थी। तो मैंने उन सब चीज़ों को बहुत थॉरली तैयार किया, पटवारी में किस प्रकार से काम होता है या जो उस समय की एमपीएलआरसी वगैरह थी, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को भी दोबारा रिवाइज़ करना पड़ा कि यदि मेरे ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और सेम मेरे वर्क का था कि मैंने विदिशा में पढ़ाई की, फिर रतलाम में मैंने पटवारी की जॉब की, चेन्नई में मैंने जॉब की हुई थी। तो मुझे सिटीज़ भी काफ़ी कवर करनी थी पढ़ने के लिए क्योंकि सिटीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विदिशा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उदयगिरी में जो गुफ़ाएँ हैं वहाँ पे विष्णु भगवान के कौन से अवतार की प्रतिमा है या उनकी कहानी बताई। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको बिल्कुल डिटेल में मैंने तैयार किया हुआ था। उसके बाद फिर फ़ॉरेस्ट्री के बारे में चूँकि हमारे मेंस में फ़ॉरेस्ट्री था सब्जेक्ट, तो वो इंटरव्यूअर ये आशा करते हैं कि यदि आपने फ़ॉरेस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीज़ें फिर करेंट्स में जो उस समय पे घटनाएँ चल रही थी, जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी या फिर हमारे देश में जो घटनाएँ चल रही थी, तो उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। तो इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया था। इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आपसे ना बने हों और आपने सॉरी बोला? जी, बिल्कुल मेरे ऐसे क्वेश्चन्स 2 या 3 क्वेश्चन्स ऐसे हुए थे जहाँ पे कि मुझे सॉरी बोलना पड़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप नैप भर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत सोच समझ के भरना चाहिए। जैसे आपकी हॉबीज़ हो गई हैं, या हॉबीज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वो चीज़ ऐसी है जहाँ पे आप क्वेश्चन आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ें भरें कि जो आपको पॉजिटिव वे में देखे जाएँ। मेरे से एक हॉबी का क्वेश्चन ट्रैवलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप हाईवेज़ पे जाते हैं, तो डिफरेंट-डिफरेंट की माइलस्टोन डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो आप बताइए कि कौन-सा कलर किस हाईवे के लिए यूज़ किया जाता है? तो इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं था तो मैंने सॉरी बोल दिया था। एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जो कि फ़ॉरेस्ट्री से रिलेटेड था, कि जो साल का बीज होता है उसका
एमएसपी रेट क्या चल रहा है अभी, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो उस पे मैंने सॉरी बोला था। तो जब आप सॉरी बोल रहे होते हैं तो क्या आप नर्वस नहीं हुए उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जा रहा था। मेरे अनुसार जैसा मैंने सोचा था लगभग इंटरव्यू वैसा ही जा रहा था। मेरे इंटरव्यू में मेरे से जॉब से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी। लगभग 60 टू 70% मेरा जो इंटरव्यू चला था वो पटवारी पे क्वेश्चन्स हुए थे या फिर मेरे फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन्स हुए थे। तो इन चीज़ों का मुझे नॉलेज था, मैं इन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके गया था। तो मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, यदि मैं 1, 2 या फिर 3-4 सॉरी भी बोलूँगा, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे इंटरव्यू में नहीं पड़ेगा। तो नर्वसनेस सॉरी बोलते हुए तो मुझे नहीं हुई। ओके। तो एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू के दौरान क्या बिहेवियर होना चाहिए? क्या उसे 100% जेन्युइन होना चाहिए या पॉलिश की जा सकती है थोड़ी? देखिए, यदि मैं बात करूँ कि इंटरव्यू के दौरान आपको कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने वहाँ बैठे हैं, उनका डेली का काम है इंटरव्यू लेना। वो आपसे पहले कई इंटरव्यू ले चुके हैं, आपके बाद कई इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उनको पता है कि कौन-सा एस्पिरेंट कहाँ झूठ बोल रहा है। तो आपको बिल्कुल उनके सामने सहज होना चाहिए, कोई नर्वस नहीं होना चाहिए और आपको बिल्कुल पोलाइट वे में बात करना चाहिए, आक्रामकता आपके व्यवहार में नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति सामने वाला आपकी बात से डिफ़र भी कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप सही हैं और इंटरव्यूअर कहीं गलत है, तो आप पोलाइट वे में बोलिए कि सॉरी सर बट मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल आक्रामक होके मत बोलिए कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी असहज वहाँ मत होइए, आक्रामक मत होइए, सहजता से अपने जितने भी आंसर हैं उनको दीजिए। ऑनेस्टली आंसर दीजिए जितना आप बोल सकते हैं क्योंकि जितना आप सही बोलेंगे उतना आप सहज रहेंगे चीज़ों को लेके और उतनी चीज़ें आपकी अच्छी जाएँगी इंटरव्यू में। अब जैसे कि आपने पूछा कि एस्पिरेंट्स को बिहेव कैसे करना चाहिए, तो एस्पिरेंट्स बिल्कुल सहज वे में आंसर उसको देना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी अपने आप को शो नहीं करना चाहिए जो उसमें नहीं है। या फिर जैसे कि वो अपनी हॉबीज़ बता रहा है, उससे हॉबीज़ के बारे में पूछा गया है, तो कोई भी चीज़ बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको पॉजिटिव वे में देने वाली है मार्क्स। यदि आप उन चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे और बाद में आप उन चीज़ों के बारे में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव मार्क्स भी कैरी कर सकती हैं। दूसरा आपको घबराना नहीं है। कि अब जैसे आपने 4-5 सॉरी बोल दिए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सॉरी बोलने से आपका कोई नेगेटिव हो रहा है। आप एस्पिरेंट हैं, आप भी एक इंसान हैं, आप पूरी दुनिया का ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। तो आप सॉरी बोलिए लेकिन सहज तरीके से स्माइल करते हुए सॉरी बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटरव्यू केवल 5 या 10 मिनट का नहीं है, आधे घंटे चलने वाला आपका इंटरव्यू है, जिसमें आपसे कई सवाल पूछे जाएँगे और आपसे कई सवाल बनने हैं। सॉरी की संख्या बहुत कम रहने वाली है, तो आप मुस्कुराते हुए सॉरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी पता है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर नहीं बनने वाले हैं, उनसे भी सारे क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं, तो आप बिल्कुल सहज वे में रह के जितना भी ऑनेस्ट हो सके उतना आप इंटरव्यू दीजिए। तो किसी भी एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू देने जाने से पहले किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने डेप का आपको बताया कि आप जब डेप भर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको टाइम लेके आप भरें। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, आप उसके बारे में अपने डेप में लिखें। आप कोई भी चीज़ें बढ़ा-चढ़ा के अपने डेप में ना भरें। जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप अपने डेप में ज़रूर बताएँ, वो आपके क्वेश्चन को आमंत्रित करेगी। आपने जो-जो सिटी अपने डेप में लिखी हुई हैं, आप जहाँ-जहाँ रहे हैं या आपने वर्क किया है, उन सिटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लें। आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर आपके जो भी जैसे आप यदि फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो फॉरेस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या चीज़ें चल रही हैं, देश में, विदेश में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए उन चीज़